गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 7 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने 6 नंबर लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, कहाँ तक इलास्टिक लिमिट होगा, है ना, और हमारा यील्ड पॉइंट क्या होगा, अपर यील्ड, लोअर यील्ड, और हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ पे होगी, निकिंग कहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और कुछ हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज माय डियर हम लोग क्या करेंगे, बाकी की रिमेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे कि लेदर के लिए क्या होगा, रबर के लिए क्या होगा, स्टील के लिए क्या होगा, है ना। साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम लोग डियर हिंदी में बोलते हैं तन्यता। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं तन्यता। इसका मतलब क्या होता है कि मटेरियल की वह प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएं, वह मटेरियल रैप्चर होने के पहले जितनी लंबाई को इंक्रीज कर सकता है, मटेरियल की उस प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब मीन्स जैसे देखो कि एक सपोज करो कि हमारे पास एक डाई हो जाए इस तरीके से। मान लीजिए एक हमारे पास इस तरीके से एक डाई हो जाए, एक इस तरीके से डाई हो जाए। अब इस डाई में देखो, इस डाई में हम लोग क्या करें, अपना एक मटेरियल ऐसा फिल कर दें, एक मटेरियल इस तरीके से फिल कर दें और इस मटेरियल को इस डाई के होल से ऐसे बाहर निकालें और यहाँ पर देखो इसका क्रॉस सेक्शन हम ऐसा सर्कुलर रख दें या रेक्टेंगुलर रख दें, जिस भी क्रॉस सेक्शन का हमें यहाँ पे अचीव करना हो। और यहाँ पर हम क्या करें, पुल फोर्स P लगाएं और इस मटेरियल को खींचना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शन में ये मटेरियल इस क्रॉस सेक्शन में चेंज होता हुआ आगे बढ़ेगा और यहाँ पे अगर हम रोल्स लगाए होंगे तो इस पे हम लोग रोल्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें वायर बनाना हो तो इस तरीके से इस बिलेट से हम लोग वायर बनाते चले जाएंगे। मटेरियल की यह प्रॉपर्टीज हमारी डक्टिलिटी का, बिना फेल हुए, बिना फेल मतलब बिना रैप्चर हुए वह मटेरियल हमारा पतले तार में कन्वर्ट होता चला जाए, तो उसे हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसका मतलब देखो, डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच ए मटेरियल इज डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर। देखो जब हम किसी मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाएंगे, देखो एक क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछता है कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी अंडर डैश डैश कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन बनाएगा A B C D। इन 4 ऑप्शन में जैसे दे दिया, पहला दे दिया अंडर कंप्रेशन फोर्स, दूसरा ऑप्शन दे दिया अंडर टेंसाइल फोर्स, तीसरा ऑप्शन दे दिया अंडर शियर फोर्स और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। तो हमेशा याद रखना माय डियर, किसी भी चीज की डक्टाइल प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है तो उस पर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डक्टिलिटी को फाइंड करते हैं। अब देखो, द डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब कि अगर कोई मटेरियल है, चलो इसको रिड्यूस करते हैं, अगर कोई मटेरियल है, अब इस मटेरियल को हम जितना मिनिमम क्रॉस सेक्शन में करके इसे पुल कर सकते हैं, वह उतना ही मैक्सिमम डक्टाइल होगा। अगर सपोज करो ये हमारा 10 mm का था और ये हमने 2 mm डाया में
कन्वर्ट कर दिया। अगर सेम डायमीटर का एक दूसरा मटेरियल ले लिया और हमने इसे इस तरीके से 5 mm डाया तक ही कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये 10 mm हो गया। तो अब यहाँ देखो यह 10 mm का डाया रिड्यूस होकर 2 mm तक कन्वर्ट हो पा रहा है और यह 5 mm तक ही हो पा रहा है। मतलब यह वाला हमारा मोर डक्टाइल होगा और यह हमारा क्या होगा, लेस डक्टाइल होगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हम इस मटेरियल को कह सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो वही कह रहे हैं डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डक्टिलिटी, है ना। सेकेंड बात कर रहे हैं डक्टिलिटी में बी एक्सप्रेस्ड, देखो क्वांटिटेटिवली एज आइदर परसेंट और इलोंगेशन और परसेंट रिडक्शन इन एज। जो डक्टिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं वह माय डियर हम लोग या तो परसेंटेज इलोंगेशन इन एरिया या फिर परसेंटेज रिड्यूस इन एरिया में डिफाइन करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा देखिएगा, जैसे सपोज करिए कि इस मटेरियल को हमने यहाँ पर इसको इलोंगेट किया, तो अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा π/4 10 का स्क्वायर। अब यह क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होकर 2 mm में हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा π/4 2 का स्क्वायर। इस तरीके से इस डिग्री ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया यही हमारा एक्सप्रेस्ड होगा डक्टिलिटी के लिए। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसके लिए एरिया हमारा हो जाएगा π/4 5 का स्क्वायर। या तो हम इसको एरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं या परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स सपोज करो यह एक रॉड हमारे पास थी, यह एक रॉड हमारे पास थी 10 मीटर लंबी रॉड थी, 10 मीटर लंबी रॉड थी। अब इस 10 मीटर लंबी रॉड को हम लोग 90 मीटर 100 मीटर लंबी रॉड में कन्वर्ट कर दिए, तो अपने ओरिजिनल लेंथ से कितना परसेंट ज़्यादा लेंथ यह बढ़ गई है। या मान लो 10 मीटर को हमने 20 मीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन कितना हो गया, 100%। अगर हम 10 मीटर माने तो यह 200% हो गया। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह जानो कि आप डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंक्रीज इट्स लेंथ व्हेन अप्लाइड टेंसाइल लोड विदाउट रैप्चर द मटेरियल। मटेरियल बिना फेल हुए उस पर अगर हम लोग टेंसाइल लोड लगाएं तो उसकी जो लेंथ हमारी इंक्रीज होगी उसे हम लोग, या क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा और एरिया तो डिक्रीज होगा, तो उसकी लंबाई अगर बढ़ेगी उसे हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी। सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मटेरियल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू दी डक्टाइल प्रॉपर्टीज। ए मटेरियल कैन बी ड्रॉन इन ए थिन वायर ड्यू टू डक्टाइल प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे भी नोट कर लीजिए। इस तरीके से देखिए, ए मटेरियल कैन बी ड्रॉन इन ए थिन वायर, है ना। एक मटेरियल को हम लोग पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू डक्टाइल प्रॉपर्टीज, ड्यू टू डक्टाइल प्रॉपर्टीज। और जो वायर ड्राइंग प्रोसेस होता है माय डियर, वायर ड्राइंग प्रोसेस, जिससे हम लोग तार को बनाते हैं। अभी जो हमने आपको एग्जांपल लिया कि एक इस तरीके से डाई ले लो, कैसे भी आप डाई ले लो, वो डिपेंड करता है। एक आपने ले लिया, इसके अंदर आपने मटेरियल रखा, अब यहाँ से आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करो, इस तरीके से एक हमारा वायर बनता चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वायर ड्राइंग। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई माय डियर डक्टाइल। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये भी देख लेना कि अगर हम डक्टाइल प्रॉपर्टीज में मान लो परसेंटेज इलोंगेशन निकालना चाहें, कितना परसेंट इलोंगेशन है, सपोज करो वर्कपीस की लंबाई इतनी थी, अब इसको हमने ये लंबाई बढ़ा दिया तो कितने परसेंट इसका जो परसेंटेज इलोंगेशन, मान लो ये वर्कपीस था, सॉरी अभी इसे हटा दो, फिर आप इसे ऐसे समझ कि मान लो वर्कपीस हमारे पास ये था, अब इसका ये आप ऐसा क्रॉस सेक्शन ये समझना, अब इसे हमने पतले तार में ऐसा कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक इसकी इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ LO थी, और जब हमने इसको बढ़ा दिया तो इसकी जो फाइनल लेंथ हो गई LF हो गई। तो अब यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन की बात करेंगे, कितना परसेंट हमने इसको इलोंगेट किया या बढ़ा दिया, तो उस समय परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन बराबर होता है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 मीन्स, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल लेंथ है माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ये परसेंटेज इलोंगेशन फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से कितना परसेंट उसकी लंबाई बढ़ जाएगी उसे हम लोग परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। अगर माय डियर इसे हम लोग कंप्रेस करना चाहें तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा हमारा, ऐसे देखिएगा, यदि हम लोग इसे कंप्रेस करना चाहें तो मान लो कंप्रेस कर दिए हम लोग, इसकी लंबाई इतनी हो गई, अब ये सपोज करो ये इसकी फाइनल लंबाई हो गई, तो अब इसके लिए परसेंटेज ऑफ रिडक्शन निकालना चाहेंगे तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ मीन्स ओरिजिनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू अगर हम 100 कर देंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। तो इस तरीके से डियर ये प्रॉपर्टीज हमारी कहलाती है डक्टाइल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका होता है ब्रिटल मटेरियल। अच्छा, जिसमें 5% से कम लेंथ इंक्रीज हो और 5% होते होते वह क्रैक कर जाए, ऐसे मटेरियल को हम लोग ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन यदि 5% परसेंटेज ऑफ 5% टू 15% हो तो इसे हम लोग इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। और यदि परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एबव 15% हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डक्टाइल मटेरियल। और यदि हमारा इलोंगेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन लेस देन 5% हो तो ये हमारा कहलाता है ब्रिटल मटेरियल। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना चाहिए। आगे देखिएगा, अब ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो इट इज ए मटेरियल इज फ्रैक्चर्ड विदाउट शोविंग एनी एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। मतलब जो ब्रिटल मटेरियल होगा डियर, उसमें हमारा डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत लो होगा या नेग्लिजिबल होगा। इन ब्रिटल मटेरियल डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वेरी लो और नेग्लिजिबल इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। तो ये हमारा हो गया ब्रिटल मटेरियल। अब देखिए ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए एक नोट पॉइंट हमने दिया हुआ है। जैसे ब्रिटल मटेरियल देखो, द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज प्लेटिनम। अभी आपको हम इसके आगे
एक आपका मैलेबिलिटी भी आएगा, तो डक्टाइल वर्सेस मैलेबिलिटी को भी हम समझाएंगे। बट यहाँ समझो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल हमारा क्या है, प्लेटिनम है। इज नोन, देखो ऐसे देखिएगा, ए नॉलेज ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स। अगर हमें किसी डक्टिलिटी की मतलब नॉलेज रखनी है तो दो रीजन से हम उसकी नॉलेज रख सकते हैं। पहला हमारा क्या होता है कि अगर कोई इंजीनियर किसी चीज़ को डिजाइन करता है तो डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो फेल होने से पहले हमें इंडिकेशन देती है ना। तो इस तरीके से डक्टाइल मटेरियल फेल होने से पहले हमें बताएगा कि वो कब फेल होता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल कभी नहीं बताएगा। देखो, इट इंडिकेट टू ए डिजाइनर, जो डिजाइनर होते हैं, डिजाइन करते हैं डक्टाइल मटेरियल, उन्हें इंडिकेट करता है द डिग्री टू विच ए स्ट्रक्चर विल डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर द फ्रैक्चर। जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा ये हमारा होता था पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट, पॉइंट सी अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी लोअर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी डैश हो गया, यहाँ पर पॉइंट ई हो जाता था, इसे हम लोग बोलते थे अल्टीमेट पॉइंट। अब ई से लेकर यहाँ एफ तक स्ट्रेन हार्डनिंग होती थी, एफ पे जो हमारा फ्रैक्चर होता था। तो जो भी इंजीनियर डिजाइन करेगा इस मटेरियल को वो इस एफ पॉइंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करेगा। यहाँ तक मटेरियल क्या करेगा, उस इंजीनियर को इंफॉर्मेशन देता रहेगा कि अब हम फेल होने वाले हैं, उससे पहले लोड या तो कम कर लो या तो हटा लो। एक चीज़ और भी समझो कि जो भी डक्टाइल मटेरियल फेल होता है वह क्या होता है, पहले अपने साइज को या शेप को चेंज करता है, और ब्रिटल मटेरियल सीधे क्रैक होकर। तो यहाँ पे देखिए, इट स्पेसिफाई द डिग्री ऑफ एलावेबल डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वही चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय यह स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम एलावेबल स्ट्रेस को कि किस पे हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। क्वेश्चन आपका बनता है मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ऐसे देखो क्वेश्चन आपका बनता है मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ। अब पॉइंट ए दे दिया, अगर पहला देखो ए बी सी और डी, पहला अगर फोर्स के अकॉर्डिंग दे देगा तो हम मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे। मान लो फोर्स के अकॉर्डिंग दे दिया तो पहला ऑप्शन दे देगा टेंसाइल फोर्स, दूसरा ऑप्शन दे देगा कंप्रेसिव फोर्स, तीसरा ऑप्शन दे देगा बोथ, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोथ ए एंड बी, या तो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों, और चौथा ऑप्शन आपका दे देगा नन ऑफ दिस, NOT, नन ऑफ दिस। अब आपको ये चेक करना है कि सर टेंसाइल, देखो हम लोग ये चेक करेंगे कि सर मैलेबिलिटी क्या होती है और मैलेबिलिटी में कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एक चीज समझो कि जैसे ये कोई हमारे पास वर्कपीस है, अब इस वर्कपीस को पतले तार में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंसाइल लोड लगाना पड़ेगा। लेकिन माय डियर, अगर इस वर्कपीस को पीट कर चपटी सीट में कन्वर्ट करना है, बहुत थिन सीट में कन्वर्ट करना है, तो जब किसी चीज को थिन सीट में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर से हम लोग पीटेंगे, मीन्स हैमरिंग एक्शन लगाएंगे, जिस वजह से उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा और वह पतले थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। उस कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने पर वह मटेरियल जितना मैक्सिमम पतली सीट में कन्वर्ट हो सकता है, मटेरियल की ऐसी ही प्रॉपर्टीज को मैलेबिलिटी मीन्स मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच कंप्रेसिव फोर्स आर अप्लाइड, देन मटेरियल एक्सपेंड इन thin cross sectional sheet is called
malleability. Like that, most malleable material are gold. गोल्ड को हम लोग सबसे पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैलेबिलिटी में हम लोग कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, हमेशा कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये क्वेश्चन मैलेबिलिटी की जगह डक्टिलिटी आ जाता तो वहां पर आपको तुरंत क्या ऑप्शन देना पड़ता, टेंसाइल फोर्स ऑप्शन देना पड़ता। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से ऐसा पूछ सकता है, देखिए, थिन वायर कैन बी ड्रॉन बाय ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज ऐसी कौन सी है जिससे हम लोग उसे पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा, देखो पहला आपका दिया रहेगा ए बी सी डी। पहला आपका दिया रहेगा डक्टिलिटी, दूसरा आपका दिया रहेगा मैलेबिलिटी, तीसरा आपका दिया रहेगा, देखो डक्टिलिटी हो गया, मैलेबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ भी आपका दिया रहेगा, इस तरीके से स्ट्रेंथ भी आपका दिया रहेगा। नेक्स्ट आपका दे देगा ऑल ऑफ एबव। तो इन सभी में से क्या हम सभी फोर्स को लगाकर हम मटेरियल को पतले तार में खींच सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि केवल डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे मटेरियल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन हमारा थिन वायर की जगह यहाँ से थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, और हम ही नहीं एग्जामिनर भी यहीं पे चेंज करता है, वायर की जगह वो उस क्वेश्चन में तुरंत लगा देता है शीट। ए थिन शीट कैन बी ड्रॉन बाय ए प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तुरंत इसका आंसर बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मैलेबिलिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इन सारे टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं। तो मैलेबिलिटी हमने बताई कि मैलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंड मतलब बढ़ाना होता है, फैलना होता है, एक्सटेंड टू विच ए मटेरियल इज डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली विदाउट रैप्चर। ये ध्यान देना कि बिना रैप्चर हुए, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे वो मैलेबिलिटी हो, जब हम डक्टाइल में टेंसाइल फोर्स लगाएं तो वह पतले वायर में कन्वर्ट हो, लेकिन बिना रैप्चर हुए मतलब बिना फ्रैक्चर यानी टूटे हुए। अब मैलेबिलिटी में हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करें और वह मटेरियल थिन वायर में कन्वर्ट हो बिना रैप्चर हुए, है ना। तो अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, ये जरूर ध्यान देना, कंप्रेसिव लोडिंग मटेरियल टू बी एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। सीधी सी बात है, ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस में जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, सभी डायरेक्शन में इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके के प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी बोलते हैं। द मोस्ट मैलेबल मटेरियल इज गोल्ड। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि सबसे मोस्ट मैलेबल मटेरियल क्या होता है, गोल्ड होता है, और सबसे डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज प्लेटिनम एंड मोस्ट मैलेबल मटेरियल इज गोल्ड। देन आफ्टर नॉर्मली ऑल डक्टाइल मटेरियल आर मैलेबल। ऐसे देखिए, अब आपको समझाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा, ऐसे देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर जो सारे मटेरियल डक्टाइल होंगे क्या वो सारे मटेरियल मैलेबल होंगे। आपका आंसर होगा यस। कैसे कि अगर देखो इस मटेरियल को हमें पतली शीट में कन्वर्ट करना था कंप्रेसिव फोर्स लगाकर, तो इसे पतली शीट में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब उस मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होगी। अब आप कहोगे सर डक्टिलिटी है तो उसे पतले तार में कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। डक्टाइल मटेरियल है, इट मीन्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में मटेरियल क्या होगा, एक्सपेंड होना शुरू होगा। तो इस तरीके से जब कोई मटेरियल हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, मतलब वह डक्टाइल होगा।
इट मीन्स हम कह सकते हैं ऑल डक्टाइल मटेरियल। वेरी देखो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल डक्टाइल मटेरियल, ऑल डक्टाइल मटेरियल आर, ऑल डक्टाइल मटेरियल आर मैलेबल, मैलेबल। बट अब क्या हम ये कह सकते हैं कि सर सभी मैलेबल मटेरियल भी डक्टाइल होते हैं क्या? अगर सारे डक्टाइल मटेरियल मैलेबल हैं तो क्या सभी मैलेबल मटेरियल डक्टाइल हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस मटेरियल को हम पतले तार, पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसे हम खींचकर पतले तार में बदल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। बट देखो, बट ऑल मैलेबल मटेरियल, मैलेबल मटेरियल आर नॉट डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है ना। हम कह सकते हैं सम मैलेबल मटेरियल आर डक्टाइल, सम मैलेबल मटेरियल आर डक्टाइल। कुछ मैलेबल मटेरियल हमारे लिए क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैलेबिलिटी देखो इस तरीके से हमारा हो गया। अगर कोई मैलेबल मटेरियल, देखो ब्रिटिल मटेरियल क्या है, इस तरीके से जो हमारा शो कर रहा है वो यहाँ से आके हो सकता है फेल हो जा रहा हो, लेकिन डक्टाइल मटेरियल हमारा कहाँ पे फेल होता है? वो अपने रैप्चर पॉइंट, यहाँ जो रैप्चर पॉइंट हमारा होता है वहाँ पे फेल होता है। तो उस पर जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है वो इस तरीके से इतनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होगा? जैसे यहाँ तक हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, लोअर यील्ड, अपर यील्ड, उसके बाद यहाँ मान लो हमारे पास क्या हो जाए? अल्टीमेट पॉइंट। तो ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट के बाद फेल हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ब्रिटल। अब इसके बाद बढ़ते हैं। देखो डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर कैसा होगा? तो जो सबसे मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होगा वह खींचेंगे तो उसके बाद क्या होगा? अपनी शेप को इस तरीके से नेकिंग देगा और एक पॉइंट में आकर कन्वर्ट हो जाएगा। यह हमारा किसके लिए है? ये है मोस्ट डक्टाइल मटेरियल के लिए। सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा तो पहले यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद जो निकिंग स्टार्ट होगी और निकिंग जब एंड होगी तो वहां पर एक पॉइंट मिलेगा, देन आफ्टर मेटल ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर वह मतलब इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें देखो ये थोड़ी सी निकिंग स्टार्ट होगी, थोड़ी सी निकिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद ये मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। बट अगर ब्रिटल मटेरियल है तो विदाउट निकिंग, देखो यहाँ पे जैसा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे था वैसा ही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है और ये क्या हो गया है? फेल। तो अगर हमारा ब्रिटल मटेरियल है तो निकिंग को नहीं देगा, वह हमारा अल्टीमेट पॉइंट के बाद फेल कर जाए। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए डक्टाइल मटेरियल और ये हमारा हो गया मटेरियल। तो ये हमने दिखाया था डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। उसका पॉइंट देखिए कि हाई डक्टाइल फ्रैक्चर इन विच द स्पेसिमेन nicks down to a point, nicks down to a point means हाई डक्टाइल मटेरियल एक पॉइंट बनाएगा देन वो फेल होगा। बट मॉडरेट डक्टाइल मटेरियल मीन्स इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल मीन्स 5 to 15% वाला डक्टाइल मटेरियल वो हमारा क्या होगा? फ्रैक्चर आफ्टर सम निकिंग। ये क्या होगा? थोड़ी सी निकिंग, देखो यहाँ से थोड़ी सी निकिंग हुई उसके बाद फिर यहाँ पे फेल हो गया। अब उसके बाद ब्रिटल फ्रैक्चर विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ब्रिटल हमारा बिना निकिंग हुए फेल कर जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे निकिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पर भी निकिंग स्टार्ट हुई है। तो ये कुछ हम लोगों ने दिखाया हुआ है। कप एंड कोन फ्रैक्चर इन एल्यूमिनियम एंड माइल्ड स्टील, कॉमा बी में हमारा क्या है? ब्रिटल फ्रैक्चर इन ए कास्ट आयरन। इस तरीके से देखो कास्ट आयरन की एक रॉड थी, ये पूरी सीधी रॉड थी लेकिन टूट गई है। तो देखो
इसका क्रॉस सेक्शन इसके क्रॉस सेक्शन के बराबर है, इसका क्रॉस सेक्शन इसके क्रॉस सेक्शन के बराबर है, यह केवल बीच पर से टूट गया है। जैसे ग्लास आप शीशे को तोड़ोगे तो वह क्या होगा, टूट जाएगा, और जब टूटने के बाद क्रॉस सेक्शन जितना दिखेगा उसकी प्रीवियस थिकनेस के बराबर ही। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा स्टील स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, रैंक द मटेरियल्स फ्रॉम मोस्ट ब्रिटल टू मोस्ट डक्टाइल। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको यह सिलेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल कौन होगा, फिर उससे कम ब्रिटल मटेरियल कौन होगा, फिर उससे कम ब्रिटल मटेरियल कौन होगा, और सबसे लास्ट में डक्टाइल मटेरियल कौन होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग बात करते थे तो देखिएगा हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इधर हमारा स्ट्रेस होता था, इधर हमारा स्ट्रेन होता था। तो जब हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते थे, देखिए अगर ब्रिटल मटेरियल है तो इस तरीके से, अगर मैक्सिमम ब्रिटल मटेरियल है मतलब उसकी ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज नेग्लिजिबल है, देन वह मटेरियल इस तरीके से जाएगा और वह यहीं पे कहीं फेल कर जाएगा। अगर इसकी ब्रिटलनेस कुछ कम होगी तो वह क्या होगा, वह कुछ इस तरीके से जाएगा और कुछ ऐसा आकर यहाँ पे फेल कर जाएगा। अगर उसकी ब्रिटलनेस और कम होगी तो वह धीरे धीरे डक्टाइल की तरफ बढ़ेगा और मटेरियल हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे फेल करेगा। अब और डक्टाइल अगर होगा, मीन्स ब्रिटलनेस कम होगी, तो मटेरियल यहाँ पे कहीं फेल करेगा, और ज़्यादा डक्टाइल होगा तो यहाँ पे कहीं फेल करेगा। धीरे धीरे इस लाइन पर मटेरियल आ जाएगा, तो ये लाइन हमारी किसके लिए है, आइडियल लिक्विड के लिए है, और ये लाइन हमारी किसके लिए है, आइडियल सॉलिड के लिए है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी ग्राफ बनेंगे यह हमारा क्या होगा, मोस्ट ब्रिटल मटेरियल होगा, मोस्ट ब्रिटल मटेरियल होगा, और यह हमारा क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो यह तो आइडियल है, लेकिन ये वाला मटेरियल आपका मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है। तो इस तरीके से आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो ब्रिटलनेस आपकी घटती जाएगी, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो देखिए इधर की ओर बढ़ेंगे डक्टिलिटी से रिलेटेड हमारा जाएगा। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए ये जो पार्ट ए दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल इस तरीके से यहाँ पर जाकर फेल हो रहा है, मतलब यह सबसे ज़्यादा ब्रिटल है, मोस्ट ब्रिटल है। अब इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे देखिए जो कर्व हमारा दिखाई दे रहा है, यह हमारा इस तरीके से आकर यहाँ पर फेल हो रहा है, तो इसे हम सेकेंड पॉइंट पर रख लेंगे ब्रिटलनेस में, इसे फर्स्ट पॉइंट पर रख लेंगे। और थर्ड पॉइंट पे देखो, यह सबसे ज़्यादा फ्लोएबल है, इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पे देखो यह यहाँ पर आएगा फिर यहाँ फेल करेगा, इसमें इतनी स्ट्रेस बियर हो रही है और इसमें स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम बियर हो रही है। तो इसे हम लोग थर्ड पोजीशन दे देंगे और इसे हम लोग फोर्थ पोजीशन दे देंगे। जो हमारा आंसर बनेगा सबसे ज़्यादा ब्रिटल से सबसे ज़्यादा डक्टाइल की तरफ, पहले पोजीशन पे हमारा क्या था, ए था, एंड सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या था, डी था, और थर्ड पोजीशन पे बी था, और फर्स्ट पोजीशन पे लास्ट में हमारा क्या था, सी। ए डी बी सी, तो ऑप्शन देखिए सर्च करिए, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ए डी बी सी मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन को करेंगे, साथ में अभी हम लोग ये पढ़ लेंगे, ये देखेंगे हम लोग कि हमारे लिए प्योर डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा, प्योर ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसा होगा, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल के लिए कैसा होगा, आइडियल प्लास्टिक के लिए कैसा होगा, आइडियल सॉलिड के लिए कैसा होगा। इन सब चीज़ों को भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं मटेरियल की। स्ट्रेंथ हमारी मटेरियल की क्या होती है, तो देखो जिस मटेरियल को जिस पर्पज से बनाया गया हो, अगर मान लो इस वर्कपीस को हमने बनाया तो ये हमारा जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज को अगर ये फुलफिल करे, पर्पज को फुलफिल करे, तब तक यह मटेरियल सेफ है। लेकिन जैसे ही यह इस पर्पज को फुलफिल नहीं करेगा तो हम मानेंगे कि यह मटेरियल हमारा फेल हो गया।
अब ये अलग बात है कि यह मटेरियल अपने शेप में फेल हो सकता है एंड अपने साइज में फेल हो सकता है, दोनों में किसी भी तरीके से फेल हो सकता है। तो शेप और साइज में फेल होने से पहले उस मटेरियल में जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, उस पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। आगे देखिएगा, द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर यूज्ड टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म क्या हो गया कि जब हम उस स्ट्रेंथ के बियॉन्ड जाकर उस मटेरियल की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहें तो हम कुछ प्रोसेस का यूज करेंगे, उन प्रोसेस से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म। जैसे कौन कौन से प्रोसेस हमारे हैं? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा उपचार प्रक्रम। जब किसी मटेरियल में ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो गए हों, अगर हमें उस स्ट्रेस को रिलीव करना है तो हम मटेरियल को बाय द अप्लाइंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करके स्ट्रेस को रिलीव कर लेते हैं। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है, उस मटेरियल में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ को कम करना है, डक्टिलिटी को बढ़ाना या घटाना है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाने के लिए हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एलॉइंग एलिमेंट। कुछ एलॉइंग एलिमेंट मिलाकर, जैसे सपोज करो अगर हम बात करें आयरन की, तो अगर आयरन हमारा प्योर फॉर्म में हो तो यह किसी काम का नहीं होगा। प्योर आयरन की डक्टिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि यह हमारा किसी काम का नहीं होगा, है ना। काम का मतलब यह है कि जिस पर्पज के लिए बनाया जाएगा वह उसके लिए फेल कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस आयरन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ एलॉइंग एलिमेंट यानी कि एलॉय मिलाते हैं, जिससे इस आयरन की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। अब इसीलिए देखो, आयरन की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हम एलॉइंग एलिमेंट यूज कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, या कोल्ड वर्किंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एक सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयरन इज ए एलोट्रॉपी मटेरियल। एलोट्रॉपी मटेरियल, एलोट्रॉपी का मतलब क्या है कि आयरन हमारा वही मटेरियल है लेकिन डिफरेंट प्रोसेस यूज करके हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म। अब स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म हमारा क्या है? वही फिर से, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच आर सेंसिटिव टू दीज ट्रीटमेंट आर यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी। मतलब इसका ये है कि जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक दैट हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, या हम यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, या हम डक्टिलिटी की बात करें, तो इन सब चीज़ों को हम लोग वेरी कर सकते हैं स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म में। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टफनेस। टफनेस हमारी क्या होती है? तो टफनेस का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में कड़ापन बोलते हैं। टफनेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई मटेरियल, मान लो ये मटेरियल हमारा है, इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे आए और ऐसे आकर अगर वो यहाँ पे फ्रैक्चर हो, तो ये फ्रैक्चर होने के जस्ट पहले इस मटेरियल में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। यह मटेरियल में फ्रैक्चर होने से पहले इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, तो इसी एब्जॉर्ब एनर्जी को हम बोलते हैं टफनेस ऑफ मटेरियल। मीन्स अगर वह मटेरियल हमारा कुछ सपोज करो यहाँ पे आए और यहीं पे फेल हो जाए, तो इसके अंदर जो टफनेस होगी यह हमारी, इसका मतलब क्या है? टफनेस का मतलब यह है कि किसी मटेरियल के अंदर एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब होने की एबिलिटी है वही हमारी टफनेस कहलाती है।
जैसे इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी स्टील की ग्लास को लें और किसी कांच की ग्लास को लें, दोनों को रख दें, दोनों ग्लास पर सेम साइज के पत्थर को, कंकड़ को अगर हम लोग कुछ दूर से फेंकें, उस पर अप्लाई करें, तो वह पत्थर क्या होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी से उस पर स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने पर उस मटेरियल के अंदर यह काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। अगर वह ग्लास है तो ग्लास टूट जाएगा और स्टील नहीं टूटेगा। इसका मतलब यह है कि ग्लास इस काइनेटिक एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाया और स्टील की जो ग्लास थी वह हमारी एब्जॉर्ब कर पाई है। तो इसका मतलब स्टील के अंदर और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी थी। तो हम कह सकते हैं कि स्टील इज मोर टफर देन ग्लास। तो यह हमारा टफनेस एक प्रॉपर्टी। जैसे देखें, इट इज मेजर्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले उस मटेरियल में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि ग्लास को अगर हम बहुत छोटे टुकड़े से मारेंगे तो वो टूट जाएगा, उस समय वह ग्लास उसे बियर कर लेगा। जैसे टुकड़े का साइज बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वह टूट जाएगा। तो वही हमारी उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है फ्रैक्चर पॉइंट के पहले एब्जॉर्ब होने की। अब देखें, टफनेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देन आफ्टर देखिए, ऑफन डक्टाइल मटेरियल आर टफर देन ब्रिटल मटेरियल। इसके लिए देखिए क्वेश्चन खूब पूछा गया है। इसके लिए क्वेश्चन खूब पूछा गया है। इस पे देखिएगा कैसे हम लोग समझते हैं। एक तरफ समझो डक्टाइल मटेरियल है, एक तरफ डक्टाइल मटेरियल है। इसके लिए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। यह हमारा कुछ इस तरीके से आकर यहाँ पर फेल होगा। इस पे जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब एनर्जी है वो हमारी ये आएगी। अगर वो मोर कॉमन ब्रिटल मटेरियल है तो वह कुछ आएगा और यहीं पर फेल कर जाएगा। अब यहाँ पर जो फेल होगा तो उसके लिए ये हमारा, या हम इसी ग्राफ में देखना चाहें तो यहाँ पर हमारा होता है अल्टीमेट पॉइंट। अब इस अल्टीमेट पॉइंट के बाद ब्रिटल मटेरियल कहीं भी फेल कर सकता है। इस अल्टीमेट पॉइंट के बाद ब्रिटल मटेरियल कभी भी फेल कर सकता है। लेकिन अगर डक्टाइल है तो अल्टीमेट के बाद वो यहाँ तक क्या होगा, नेकिंग होगा, और नेकिंग होने के बाद यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट पर वो फेल होगा। तो इसका मतलब अगर ये ब्रिटल है तो वह केवल इतने पर ही फेल कर जाएगा। तो उसके अंदर जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वह इतनी होगी, लेकिन डक्टाइल के लिए नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल के अंदर टफनेस ज़्यादा होगी ब्रिटल के रिगार्डिंग। तो यही पॉइंट है हमारा कि डक्टाइल मटेरियल आर टफर देन ब्रिटल। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट हाउ मच एनर्जी एन ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब बिफोर बीइंग फ्रैक्चर। वही चीज है कि यह एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें हम किसी मटेरियल में कितनी अधिक से अधिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं विदाउट फ्रैक्चर हुए, उसी को हम लोग टफनेस। तो ये था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में टफनेस। अब देखिए टफनेस के लिए यही हमारा है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ टफनेस एक टर्म आता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस यह है कि किसी मटेरियल की वह मैक्सिमम एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट रैप्चर, मतलब जहां पर मटेरियल रैप्चर होगा उस रैप्चर होने से पहले उस मटेरियल में जितनी एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होगी उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रैप्चर। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ टफनेस। अब देखो टफनेस के लिए एक हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ डील करने चल रहे हैं। टफनेस के लिए एक हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसे अगर हम लोग इस ग्राफ की बात करें, इंडिविजुअल इस ग्राफ की बात करें, चलिए इंडिविजुअल इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मटेरियल हमारा गया है और ऐसे चला गया।
अच्छा, इस मटेरियल से आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस मटेरियल में ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ब्रिटलनेस ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से यह हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर होगी हाई स्ट्रेंथ, इसके अंदर होगी हाई स्ट्रेंथ। अब डक्टिलिटी की बात करें तो अगर इधर की ओर ग्राफ जाता तो यह हमारा मोर डक्टाइल होता, इधर की ओर जा रहा है तो डक्टिलिटी इसमें बहुत कम है, तो इसको हम लोग लो डक्टाइल कह सकते हैं। टफनेस की बात करेंगे तो अगर देखो टफनेस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यह मटेरियल हमारा देखो यहीं पे फेल होगा, तो इतना जो एरिया अंडर कर्व हमें मिलेगा यही हमारी टफनेस होगी। इसका मतलब टफनेस इसमें बहुत कम होगा, टफनेस इसमें बहुत कम होगा। ये हो गया। सेम अगर इस ग्राफ की बात करें, ये 0.1 था, अब इस 2 पॉइंट वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ से देखो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ जाएगा और इस तरीके से ये आके यहाँ पे फेल हो रहा है। अब इस ग्राफ से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो ये मटेरियल ब्रिटल नेचर का है, इसकी देखो इस पॉइंट से इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, कम होगी। अब देखो लेकिन इन सब लोअर पॉइंट से स्ट्रेंथ तो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि यहाँ तक जाने के बाद मटेरियल इतना क्या हो रहा है, नेकिंग हो रहा है, उसके बाद फ्रैक्चर हो रहा है। तो अगर यहाँ से तुलना करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई ही रहेगी, हाई स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन डक्टिलिटी की बात करेंगे तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी ये मटेरियल क्या है, डक्टाइल नेचर दे रहा है, डक्टाइल नेचर दे रहा है। इसका मतलब इसकी डक्टिलिटी क्या होगी, हाई होगी। टफनेस की बात करेंगे तो जब हम इतना एरिया अंडर कर्व लेंगे तो इतनी एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, तो इस तरीके से इसकी टफनेस भी क्या होगी, हाई होगी। थर्ड वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं, थर्ड वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाला मतलब ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। इस थर्ड वाले ग्राफ की बात देखो, ये मटेरियल यहाँ पर आने के बाद ही डक्टिलिटी देना शुरू हो गया, तो ऑलरेडी इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, लो होगी, लो होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा डक्टाइल नेचर दे रहा है तो डक्टिलिटी इसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बट अगर टफनेस की बात करें तो देखो केवल इतना ही एरिया तो हमें मिल रहा है, इस एरिया में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड टफनेस। तो इसमें कितना एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब हो सकती है, इसमें कम होगी, तो इसीलिए इसकी टफनेस लो होगी, डक्टिलिटी हाई होगी और स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से इस ग्राफ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए और इम्पॉर्टेंट ग्राफ हम लोग डील करते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए। अगर देखो हम बात करें इधर की ओर, देखो अगर इधर की ओर इस लाइन पर कोई भी मटेरियल है तो वह मटेरियल आइडियल सॉलिड कहलाएगा, और इस लाइन पर कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल को हम लोग आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है कि उस मटेरियल में कोई भी शियर स्ट्रेस ना लगाएं लेकिन डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होता रहे, तो ऐसे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं आइडियल लिक्विड। यहां पर क्या होता है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, जीरो, और जीरो शियर स्ट्रेस पर जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है ना, विदाउट एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस लगाए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है। ऐसे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। इसमें आपकी विस्कोसिटी जीरो होती है, डेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजम्पशंस हैं, वो फ्लूइड की बात हो जाएगी। और इस लाइन पर ये आइडियल सॉलिड क्या होता है, उस मटेरियल पर कितना भी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा दी जाए उसमें डिफॉर्मेशन न के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉलिड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है तो यहाँ पर आइडियल लिक्विड होगा और यहाँ पर आइडियल सॉलिड होगा, आइडियल सॉलिड होगा इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच की बात करेंगे
तो अब देखो कुछ मटेरियल हमारे पास, जैसे परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। परफेक्ट प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जो कुछ नेचर तक डिफॉर्म ना हो, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाएं लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन जीरो हो, और उसके बाद सडनली जो डिफॉर्मेशन हो वो आइडियल डिफॉर्म होने लगे, ऐसे मटेरियल को आइडियल प्लास्टिक मटेरियल या परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। मतलब यहां पे समझिए कि जैसे हमने स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाई, यहां तक स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाई, मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब यहां से मटेरियल या तो ऐसा डिफॉर्म हो सकता है, ऐसा डिफॉर्म हो सकता है, ऐसा डिफॉर्म हो सकता है। अब अगर मटेरियल ऐसा डिफॉर्म हो रहा है तो यह कैसा है, आइडियल नेचर में डिफॉर्म हो रहा है, आइडियल नेचर में डिफॉर्म हो रहा है, बट कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो इसीलिए हम लोग इस मटेरियल को बोलते हैं परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। देखिए इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, इसी ग्राफ में जब हम क्या करते हैं, देखो इलास्टिसिटी कांस्टेंट यहां तक जाता है। अब ये मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। जब लीनियर लाइन जाती है तो मटेरियल हमारा इलास्टिक होता है अप टू इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल। अब यहां से अगर मटेरियल इस तरह कांस्टेंट चला जाए प्लास्टिक नेचर में, तो इस तरीके से यहां से यहां तक इलास्टिक नेचर में था और आगे हमारा प्लास्टिक नेचर में हो गया, तो ये हमारा हो गया इलास्टो। अब यहां पे हमारा क्या है, प्लास्टिक। ये ग्राफ हमारा आया हुआ है ईएस के एग्जाम में, सीधे इस तरीके के 4 ऑप्शन दे देंगे और पहचानने के लिए कह देगा कि निम्न में से मतलब कौन सा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का ग्राफ है, या 4 दे देगा, कहेगा परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल का ग्राफ कौन सा है। और जनरल डक्टाइल के लिए तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, उसके बाद मटेरियल हमारा क्या होगा, पैराबोलिक जाएगा, फिर यहां से डिफॉर्म होगा। तो ऐसा मटेरियल हमारा डक्टाइल का ग्राफ हमेशा याद रखना। डक्टाइल का ग्राफ आपके लिए कुछ इस तरीके से ही बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन जाएगी फिर इस तरीके से जाएगी। हो सकता है आपका स्ट्रेट लाइन जाए इस तरीके से आकर इस तरीके से भी जाए, तो वो डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए। हो सकता है वो यहाँ तक जाए और ऐसे चली जाए, हो सकता है वो यहाँ तक जाके ऐसे चली जाए। तो ये सारे जितने भी ग्राफ जाएंगे वो सब डक्टाइल मटेरियल के जाएंगे। अब इनमें डिपेंड करेगा कि किसमें कितनी डक्टिलिटी है। तो इस तरीके का आपका ग्राफ डक्टाइल मटेरियल का। आगे बात करते हैं। अब देखिए ग्लास कैसा मटेरियल होता है। ग्लास एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाइए, कुछ देर तक वह एब्जॉर्ब करेगा, कुछ देर बाद वह टूटकर अलग हो जाए। इसका मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ग्लास देखो यहाँ तक हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहाँ के बाद अचानक फ्रैक्चर हो जा रहा है। तो ग्लास के लिए जब भी आपसे ग्राफ पूछा जाएगा तो ग्लास के लिए यही ग्राफ आपके लिए सुटेबल होगा। मोर ब्रिटल मटेरियल के लिए यही ग्राफ होता है जो ग्लास होता है। कार्बन स्टील के लिए देखो पहले हमारा क्या होगा, कुछ दूर तक अपर प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर अपर यील्ड, लोअर यील्ड, फिर यहाँ पे हमारा क्या है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आइडियल, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर नेकिंग होगा। ये हमारा होता है कार्बन स्टील के लिए। एल्यूमिनियम क्या होता है, उससे थोड़ा सा पहले ही डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये उसकी सब आप प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फिर यहाँ अपर यील्ड पॉइंट, और फिर ये इस तरीके से प्लास्टिक नेचर में डिफॉर्म होता है। रबर के लिए हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो इन सब ग्राफ को आपको इम्पॉर्टेंट है याद करना, कौन सा ग्राफ कैसे बनता है। इसके पहले वाले ये ग्राफ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपके हिट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरीके का डायग्राम है। अब इस तरीके के डायग्राम में आपको समझना है हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, कंपैरेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर वेरियस मटेरियल के लिए दिया। तो इसमें हमें खुद पहचानना चाहिए कि कौन सा मटेरियल मोर ब्रिटल है, कौन सा मोर डक्टाइल है। तो यहाँ पे देखिए ये मटेरियल मोर डक्टाइल है, ये उससे कम डक्टाइल है, ये सबसे ज़्यादा ब्रिटल है, ये उससे कम ब्रिटल है। इस तरीके से हमें पहचानना चाहिए। जो ज़्यादा ब्रिटल होगा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आप कहेंगे सर ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है
तो उसको हम लोग हर जगह यूज क्यों नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं यूज करते हैं? उसका रीजन ये है कि ब्रिटल मटेरियल फेल्योर होने से पहले इंडिकेशन नहीं देता है। इसीलिए ब्रिटल मटेरियल को हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगे और वह लोड कांस्टेंट रहे। जैसे हमारे कोई मेंबर हो गए, पुल एंड गर्डर के मेंबर हो गए, कैंचियाँ हो गई, ट्रसेस हो गए, वो लगातार कांस्टेंट लोडिंग वहाँ बनाए रहेंगे, तो उनके लिए हम लोग यूज। अब देखिए, ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द स्टिफेस्ट, बी इज द मोस्ट ब्रिटल। तो ये आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, उससे कम कौन सा है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने इसके पहले कराया है। अब उसके बाद देखिएगा, ये वही ग्राफ आपके लिए हमने दिखाया है कि माइल्ड स्टील के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और देखो, हमने कार्बन स्टील के लिए आपको क्या बताया था, कार्बन स्टील के लिए जब भी आपका ग्राफ दिखाई देगा तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, लेकिन जब माइल्ड स्टील की बात आएगी तो वो ग्राफ इस तरीके से ऐसा करके यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, माइल्ड स्टील के लिए, एमएस के लिए। कास्ट आयरन के लिए आपका एक पैराबोलिक ग्राफ जाता है, कास्ट आयरन भी एक ब्रिटल नेचर मटेरियल है, तो एक पैराबोलिक ग्राफ जाता है। और कंक्रीट हमारा जो गिट्टी होती है, गिट्टी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो जो कंक्रीट हमारे होते हैं उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो इन ग्राफ को आपको याद करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ था। अब देखो, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इम्पैक्ट टेस्टिंग। इम्पैक्ट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन पर करते हैं। जैसे कोई वर्कपीस रखा हुआ है, कोई सरफेस है, अब इस पर किसी लोड को हमने बहुत ऊंचाई पर ले गए और वहां से छोड़ दिए, वह लोड इस पर आकर अचानक से इम्पैक्ट लोड देगा, तो ऐसे लोड को हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट लोड, और उस पर जो टेस्टिंग करेंगे वो हमारी होगी इम्पैक्ट टेस्टिंग। अब इस पर आप देखिए, इम्पैक्ट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द टफनेस ऑफ मटेरियल। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो उस मटेरियल की टफनेस चेक करते हैं जिस मटेरियल पर वर्कपीस को ऊपर से गिराते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टफनेस में हम क्या करते हैं, कोई ग्लास है, उसमें किसी पत्थर से अगर हम ठोकर मारें तो वह जब तक नहीं टूटेगा, मतलब तब तक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जहां पर टूट जाएगा वहां पर वह मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका था। तो कैसे चेक करेंगे इस ग्लास की स्ट्रेंथ, उस पर हमने एक स्ट्राइक करके चेक किया है। तो इसी तरह से जो हैवी स्ट्रक्चर होते हैं उनकी टफनेस चेक करने के लिए उस पर एक इम्पैक्ट लोड लगाते हैं। जिस मैक्सिमम इम्पैक्ट लोड के बाद वह मटेरियल फेल होता है तो उसी मैक्सिमम इम्पैक्ट लोड को हम लोग बोलते हैं उस मटेरियल की टफनेस प्रॉपर्टीज है, या उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो ये हमारा हो गया इम्पैक्ट टेस्ट इन्वॉल्व द सडन एंड डायनेमिक एप्लीकेशन ऑफ द लोड। देयर आर टू इम्पैक्ट टेस्टिंग मेथड। पहला हमारा होता है आइजोड इम्पैक्ट। देखो, ये हमारा जैसे है चारपी टेस्ट मेथड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से वर्कपीस बनाते हैं और यहाँ पे स्लॉट काटते हैं। इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इस पे इम्पैक्ट लोड अप्लाई करते हैं, तो जिससे ये हमारा यहाँ से ऐसे जब ब्रेक होता है तो वही हमारी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन लेते हैं, इस पर इसको लेते हैं और यहाँ से ऐसे इस तरह से हैमरिंग एक्शन करते हैं। जब ये टूटता है तो उस पर हमारी मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी निकल जाती है। जैसे ये हमारा है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। यहाँ पे हमारे स्केल दिए होते हैं, इस बीम के थ्रू ये जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है इसको हम लोग ऊपर तक ले जाते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा वर्कपीस रखा होता है। वर्कपीस किस पोजीशन में रखा होता है, इस पोजीशन में रखा होता है। जब ये यहाँ से आता है, ये इस तरीके से इसको इम्पैक्ट देता है। इम्पैक्ट देने के बाद वो यहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर एक रीडिंग नोट कर ली जाती है। वही रीडिंग से हम लोग समझते हैं कि उस मटेरियल में कितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जा चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए। जैसे कोई स्पेसिमेन हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। ये थोड़ा सा मान लो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया है, कि कोई भी स्पेसिमेन अगर हमें
टेंसाइल टेस्ट करना है तो कैसा बनाया जा सकता है। तो टेंसाइल टेस्ट के लिए हमने आपको बताया था इस तरीके से स्पेसिमेन होगा और इस तरीके से स्पेसिमेन होगा। तो ये हमारा टेस्ट कहलाता है टेंसाइल टेस्ट के लिए। और इस तरीके का हमारा अगर स्लॉट काटा जाएगा, ये देखो, ये इस तरीके का जो वी शेप स्लॉट काटा जाता है, ये हमारा होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए। उसका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी होता है जो आपको याद करना चाहिए। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि इसका स्पेसिफिकेशन कितना होना चाहिए। ये हमारा इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में हमने ऐसे दिखाने की कोशिश की है। और इम्पैक्ट टेस्टिंग में स्पेसिफिकेशन पे जैसे देखो यहाँ पे हमने किया है, इधर से हम इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब एक प्रॉपर्टीज हमारी होती है हार्डनेस। जैसे हम किसी मटेरियल पर स्क्रैच जनरेट करना चाहें, मान ले हमारा हाथ है, अगर देखो इस पेन से हम इस पर बार बार लिख रहे हैं तो इस पर कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस बोर्ड की प्रॉपर्टीज, हार्डनेस प्रॉपर्टी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी पेन से हम क्या करें, किसी गीली मिट्टी पर लिखना शुरू कर दें या किसी मिट्टी की दीवार पर, तो वहाँ स्क्रैच बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब उस दीवार की हार्डनेस प्रॉपर्टीज कम है इस बोर्ड के रेफरेंस में। तो हार्डनेस हमारी क्या है, देखो हार्डनेस हमारा है, हार्डनेस इज मेजर्ड ऑफ ए मटेरियल रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्मॉल डेंट और स्क्रैचेस। हम किसी मटेरियल में स्क्रैच को जनरेट करते हैं तो वह हमारा डिपेंड करता है उस मटेरियल के हार्डनेस। तो इस तरीके से हार्डनेस एक प्रॉपर्टीज होती है विच इज रजिस्ट द स्क्रैचेस ऑन ए, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टीज विच इज रजिस्ट द स्क्रैच ऑन मटेरियल या रजिस्ट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्क्रैच करेंगे तो मटेरियल हटेगा, मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को भी रजिस्ट करता है। लेकिन मेन पॉइंट आपको स्क्रैच याद करना है या डेंट याद करना है। डेंट मतलब जैसे 4 व्हीलर कार वगैरह में जो हमारे डेंट आ जाते हैं तो उसे हम लोग, डेंट मतलब उसके जो एक एक्सटीरियर होता है वहाँ पर कहीं पे दब जाती हैं तो उसे हम लोग डेंटिंग से सही करवाते हैं। तो ये हमारे होते हैं। हार्डनेबिलिटी क्या होता है, हार्डनेबिलिटी क्या होता है, इसके लिए हम लोग समझेंगे द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलॉय टू बी हार्डेंड बाय हीट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड हार्डनेबिलिटी। अब कोई मटेरियल है, मान लो ये कोई मटेरियल हमारा है, तो इस तरीके से इस मटेरियल को हम लोग हार्डनेस टेस्ट में इस तरीके से इस पे हम लोग हार्डनेस टेस्ट करके इस पे हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करके उसकी हार्डनेस प्रॉपर्टीज को बढ़ा लेते हैं। तो ये था हमारा कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जिसपे हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे किस किस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो चलिए माय डियर, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू माय डियर।